चलिए भाई, अब खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ लेते हैं क्विकली। और हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। जो लोग सैटरडे को जुड़े होंगे उनको मजा आएगा हर्षदा के साथ। पता नहीं आप लोग चैनल देख रहे हैं कि फंड जुटाने निकल लिए हैं। लेकिन खबरों वाले स्टॉक में सबसे प्रोमिनेंट है गोदरेज कंज्यूमर। अब समझ लेते हैं डिटेल में क्या अपडेट आया इस कंपनी की तरफ से। मानस, चार्ट आप रेडी रखना। गोदरेज कंज्यूमर, आता हूं आपके पास। हर्षदा, क्या अपडेट्स? आशीष, थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि नॉर्मली थर्ड क्वार्टर के अंत तक अपडेट्स आते हैं, लेकिन एक मिड क्वार्टर अपडेट आप कह सकते हैं कंपनी ने तीसरी तिमाही का दिया है और स्थिति अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। कंपनी ने कहा है कि देखिए, स्टैंड अलोन बिजनेस में बहुत ही फ्लैट वॉल्यूम ग्रोथ इस पर्टिकुलर क्वार्टर में बनती दिखाई देगी। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में मिड सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि मामला थोड़ा सा ठंडा है। अब इसकी 2-3 वजह है। एक तो कंपनी कह रही है कि पिछले कुछ महीनों से डिमांड जो है भारत में काफ़ी फीकी है। साथ ही साथ अनसपोर्टिव वेदर कंडीशंस के चलते वो होम इंसेक्टिसाइड्स कैटेगरी पर काफ़ी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। अब कंपनी का ये भी कहना है कि देखिए, इन्फ्लेशन भी हम पर भारी पड़ने लगा है। इनके पाम ऑयल और डेरिवेटिव प्राइसेस में ईयर ऑन ईयर करीब 20 से 30% तक का इजाफा देखने को मिला। उसके चलते ना ये ज़्यादा प्राइस हाइक ले पाए हैं क्योंकि कितना ही पास ऑन करेंगे, और मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी साफ तौर से कह रही है कि देखिए, करंट इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट, इसका सीधा असर हमारे मार्जिन्स पर आ रहा है और मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होने के पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्टैंड अलोन बिजनेस यानी कि भारत के बिजनेस की बात हुई। और अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कंसोलिडेटेड बिजनेस देखेंगे तो इंडोनेशिया यानी कि इंटरनेशनल कारोबार में इंडोनेशिया में सुपीरियर परफॉर्मेंस रहेगी। मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी और वहां पर हाई सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनका जो गांव का बिजनेस है यानी कि गोदरेज अफ्रीका, यूएसए और मिडिल ईस्ट, वहां पर वॉल्यूम डिक्लाइन के आसार बनते हुए जरूर देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ट्रेड स्टॉक थोड़ा सा घट रहा है, पोर्टफोलियो भी कंपनी सिंप्लीफाई कर रही है। कुल मिलाकर जो स्टैंड अलोन बिजनेस है वो थोड़ा सा ड्रैग होता हुआ दिखाई देगा और एक अच्छा संकेत नहीं है। और क्योंकि मिड क्वार्टर में ही अपडेट दे दिया है, शायद स्ट्रीट को कंपनी तैयार करना चाहती है कि स्थिति थोड़ी सी बिगड़ रही है। स्थिति बिगड़ गई है थोड़ी सी। 1/3 धंधा आता है सोप से, पाम ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं। 1/3 बिजनेस आता है होम इंसेक्टिसाइड से, वेदर रिलेटेड डिसरप्शंस आ गए। बचा 1/3 जो है वो अच्छा कर रहा है, जिसमें इंक्लूडिंग इंटरनेशनल धंधा आता है। तो 2/3 की वाट लगी पड़ी है। और ये वैसे क्वार्टर भी ऐसा होगा जब सोप का कंजम्पशन कम होता होगा। माइनस कम इस्तेमाल होता है ना ठंड में। बिल्कुल। जब ठंडक ज्यादा पड़ती है तो बिल्कुल कम, स्पेशली जो दिसंबर और जनवरी का टाइम होता है। हाँ, सोप तो डेफिनेटली कम यूज होता है। तो 2 क्वार्टर दिक्कत बने गोदरेज के लिए, Q3 और Q4। वो Q4 की शुरुआत में तो सोप क्या, पानी का इस्तेमाल खत्म हो जाता होगा यूपी में। मानस, गोदरेज कंज्यूमर चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? अपडेट खराब है। तो देखिए, चार्ट्स पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखता है 1260 से लेकर 1280 की रेंज में। जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो, यहाँ पर फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। थर्सडे के सेशन में 20 डे मूविंग एवरेज रिगेन हुए थे, लेकिन फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे हुई थी, इसलिए वो संकेत तो खराब लगते हैं। अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो 1209 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। 1209 के नीचे जाएगा तो आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए वहां स्टॉप लॉस लगाएं और फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 1280 रुपए के ऊपर ही करेंगे, जहां पर 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज आते हैं। अच्छा, मयूरेश, एक फॉलो अप, फिर इसको स्टॉक स्पेसिफिक देखा जाए या सेक्टोरल पेन, क्योंकि पिछले क्वार्टर में सबसे ज्यादा पेन जो है वो एफएमसीजी में ही थी। ये अनुज, इनफैक्ट ओवर द वीकेंड में काफी पढ़ रहा था। इनफैक्ट गोपाल स्नैक्स की भी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा था जस्ट एज अ प्रील्यूड, और उन्होंने भी आई थिंक ये सेम इश्यूज जो एफएमसीजी कंपनीज फ्लैग ऑफ कर रही हैं, फार्म प्राइसेस में जो इंक्रीज या बढ़ाव दिखी है या रिड्यूसिंग ग्रामेज, तो उनका भी कहना यही है कि अगले 2 क्वार्टर्स थोड़े टफ रह सकते हैं पूरे इंडस्ट्री के लिए, कंजम्पशन ट्रेंड्स को लेके भी। एंड बिकॉज आई थिंक प्राइस पॉइंट्स थोड़े बढ़ रहे हैं, ग्रामेज कम हो रही है, तो आई थिंक वॉल्यूम्स उसमें भी थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। तो आई थिंक इफ यू प्रॉब्ली लुक एट अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट्स, और जो एक अर्बन कंजम्पशन स्लोडाउन हमें दिख रहा है स्पेसिफिकली आई थिंक लोअर एंड एसकेयूज में, रूरल शायद एक बार रिकवरी दिखा दे सेकंड हाफ में, बट अर्बन कंजम्पशन में जो लोअर एंड एसकेयूज है, यहाँ अभी भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं जो परसिस्ट करेंगी शायद 2 क्वार्टर्स तक। तो मुझे लगता है आई थिंक द मार्केट विल टेक दैट इन इट्स राइट, बट शायद ये पूरी स्पेस जनरली शुड लार्जली कंसोलिडेट या अंडर परफॉर्म द ब्रॉडर इंडिसेस ओवर द नेक्स्ट कपल।
हाँ, पूरी स्पेस एफएमसीजी की लार्जली कंसोलिडेट करेगी और हो सकता है अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू करे। चलिए, गोदरेज कंज्यूमर और साथ साथ इसके सारे एफएमसीजी पीयर्स आज रहेंगे रेडार पे। दूसरा, बायोकॉन। भाईती साहब, चार्ट आप रेडी रखना, आता हूं। हर्षदा, क्या अपडेट्स? बायोकॉन के लिए दरअसल थोड़ी सी राहत की खबर है, पॉजिटिव भी आप कह सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट यूएस एफडीए ने इनको सौंप दी है। वॉलंटरी एक्शन इनिशिएट करना पड़ेगा इनको। यूएस एफडीए ने दरअसल इनकी जो एपीआई फैसिलिटी है बोमसांद्रा जिगानी लिंक रोड बेंगलुरु में स्थित, उस पर ये दरअसल कॉल लिया है कि हमने इंस्पेक्शन कर लिया। सितंबर में इंस्पेक्शन हुआ था और जो भी खामियां हैं कंपनी को खुद उसको फटाफट से रिजॉल्व करना है और काम पर लगना है। वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड। दिक्कतें थी, खुद ही सुलझा लो, गाज नहीं गिरेगी। ये पॉजिटिव है भाई साहब। या तो कोई दिक्कत ही सामने नहीं आती, आपत्तियां, लेकिन खुद ही सुलझाना दूसरा सबसे बढ़िया आउटकम हो सकता है किसी भी कंपनी के लिए। बायोकॉन के लिए आया। वीकेंड पे वो जरूर चर्चा में चल रहा था बार बार कि कोई डैनिश ड्रग मेकर है नोवो नॉर्डिस्क, उसने अपने इंसुलिन के प्राइसेस में तगड़ी कटौती का अनाउंसमेंट कर दिया है जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स। तो एक ग्लोबल प्लेयर 70-75% इंसुलिन के प्राइसेस रिड्यूस करने जा रहा है। वो थोड़ा सा ध्यान रखना। वो थर्सडे के अपडेट्स थे मेरे ख्याल से, है ना? थर्सडे के अपडेट से थोड़ी सी चर्चा आप फ्राइडे को की भी थी। तो फ्राइडे को दरअसल जाते जाते चढ़ गया है स्टॉक, तो ऐसा कुछ ज्यादा उसका रीड थ्रू बाजार कंसर्न नहीं है। तो फिर ये जो खबर है ये तो पॉजिटिव साउंड कर रही है। पर भाईती साहब, फ्राइडे को ऑलरेडी कुछ हद तक मूव्स आए हुए हैं। कितना दमखम और नजर आता है चार्ट्स पे? तेजी करने का मन बनता है या नहीं? और एक क्लस्टर में स्टॉक आ गया है जो कि इसका 3 महीने का ऑलमोस्ट हाई का जोन जो है वहीं पर, और हमें लग रहा है कि अगर 382 के ऊपर खुलता है और सस्टेन करता है तो उसमें तेजी करने की सलाह रहेगी और टारगेट ऑफ 395। जो स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करना है वो 378 का एक एसएल मेंटेन करे। सो कंडीशनल बाय है 382 के ऊपर। कंडीशनल बाय 382 के ऊपर, बहुत दूर नहीं है। 380 की ये कैश की क्लोज ना 380 पे चल रहा है, 382 के क्लोज के ऊपर चलना शुरू हो तो फिर तेजी का मन बनाया जा सकता है बायोकॉन पे। प्रोड्यूसर साहब ने लिख के भेजा है कि अगला जो फोकल पॉइंट है वो सीडीएमओ स्टॉक्स हैं। क्या हो गया भाई? सारे जो सीडीएमओ स्टॉक्स हैं आशीष, उनमें से एक डीवीज है। आपको याद होगा इसकी हम चर्चा पिछले हफ्ते भी कर रहे थे। डीवीज, पिरामिल फार्मा, आपका न्यूलैंड लैब, सिंजीन, ये सारे स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे। अच्छा, मामला ये है, यूएस में एक बायोसिक्योर एक्ट पास होना था और इस की डिफेंस बिल के साथ इसे पास किया जाना था, लेकिन वो नहीं हुआ है। उसमें कुछ देरी आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि इस साल ये पास नहीं होगा। अगर ये पास हो जाता तो बेसिकली यही होता कि चाइनीज बायोटेक कंपनियां जो बड़े पैमाने पर मटेरियल सप्लाई करती हैं यूएस वाली कंपनियों को, उन पर थोड़ी सी रोक लगती। हालांकि एक लॉन्ग रोड मैप था, 7 सालों में उनको अपना जो डिपेंडेंसी चाइनीज बायोटेक पर, अगर ये बिल पास हो जाता, कम करना था। अब ये बिल पास नहीं हुआ है, यानी कि जो भी आस लगाकर भारतीय कंपनियां बैठी थी कि ये बिल इसी साल दिसंबर में ही पास हो जाएगा और धीरे धीरे करके फिर वो कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन सीडीएमओ प्लेयर्स के हाथ आते हुए दिखाई देंगे, वो नहीं होगा। ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मामला एक लॉन्ग टर्म प्ले है, लेकिन थोड़ा सा सेंटिमेंटल नेगेटिव जरूर है इन सभी कंपनियों के लिए। हाँ, ठीक बात। गाज गिरती सब पे, लेकिन ज़्यादातर सब चाइनीज़ कंपनीज में फंसती मामले में। तो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां करती हैं फार्मा में, वो सब रडार पर रहेंगी। वो बिल एक हाउस में पास हो गया तो दूसरे में पेंडिंग था, नहीं हुआ। तो ये सेंटिमेंट पॉजिटिव अगर इंडियन कंपनीज के लिए था तो आज वो थोड़ा सा धक्का लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन दिवीज लेबोरेटरी, सचिन एक बार चार्ट खोल के रखिएगा। अपने ईयर हाइज के आसपास तो वैसे खड़ा ही हुआ है ऑलमोस्ट आके। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे प्लेस्ड? थोड़ी सी खबर इस स्पेस के लिए दिक्कत वाली, लेकिन चार्ट्स का प्लेसमेंट कैसा? ये प्राइस एक्शन अभी भी थोड़ी सी पॉजिटिव रही है, बट पिछले हफ्ते का डेटा देखें तो 6300 के आसपास इसे काफी सप्लाई प्रेशर झेलना पड़ा था। एंड वीकली चार्ट्स पे ऑलरेडी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर पे है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। फ्रेश तेजी मुझे लग रहा है 6340 के ब्रेकआउट के बाद ही डिप्लॉय करें। हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा और डिक्लाइन हो जाए। 6000 लेवल जो एक इसका इंटरमीडिएट सपोर्ट है, आई थिंक ये पर्टिकुलर लेवल
वापस रिविजिट हो सकता है। तो एक रेंज बाउंड एक्शन कंटिन्यूड होगा 6,300 से लेके 6,000 के रेंज में। दायरे में रहेगा भाई दिवीज लेबोरेटरीज। फार्मा टाइप चर्चा शुरू हो गई तो एक ब्रोकरेज रिपोर्ट यहीं पे मेंशन कर देते हैं। सन फार्मास्यूटिकल्स को रखना है आज रेडार पे। क्यों? वो कंचन आपको बताएंगे। और कंचन दिल्ली से आ गई है मुंबई। कैसा रहा दिल्ली भाई? और वीरू ने खिलाया पिलाया नहीं खिलाया पिलाया? दिल्ली एज ऑलवेज बढ़िया, और वीरू सर ने अच्छे से खातिरदारी करी। चलिए बढ़िया है। क्या है सन फार्मा पे कौन सी ब्रोकरेज? जी, जेफरीज यहाँ पे कह रहा है कि खरीदारी कर लीजिए, और जो लक्ष्य वो देख रहा है यानी कि यहाँ से 20% का अपसाइड उन्हें एक्सपेक्टेड है, और जो नए टारगेट दिए गए हैं वो है 2150। लेटेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट एसेट के पीक सेल्स हो सकता है कि हमें $100 मिलियन तक जाते हुए दिखाई दे। साथ ही कि जो बाकी के इंडिकेशंस भी है वहाँ से भी वो अभी ट्रायल स्टेज में है, जो कि बेसिकली गिविंग देम एन ऑप्शनल वैल्यू। साथ ही साथ अगर हम बात करें कंपनी के कॉस्ट सेविंग, तो उनका कहना है कि जो करंट इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर ये इसी को यूज करते हैं तो जो कॉस्ट सेविंग है उसमें उसकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। कंबाइंड एनपीवी की बात करी जाए तो $380 मिलियन की है, जो कि इनके करंट मार्केट कैप के 1% से भी कम है। जेफरीज को सन फार्मास्यूटिकल्स तो पसंद आ रहा है। रचना जी आपको आ रहा है क्या? हालांकि 2150 के टारगेट 1800 के आसपास खड़ा हुआ है। अगले 12 महीने में कह रहे हैं 300 साढ़े 300 रुपए चल जाएगा चार्ट्स पे। लेकिन टेक्निकली कैसा पॉइज सन फार्मास्यूटिकल्स? करेक्ट हुआ था, लार्जली कंसोलिडेशन में चला गया है। जी, चार्ट्स पे सन फार्मास्यूटिकल्स बुरा नहीं है, और अगर ये 1750 को होल्ड करता है तो डेफिनेटली ये जो दिए हुए टारगेट है उसकी तरफ आने वाले टाइम में जाता हुआ दिख सकता है। 1750 का होल्ड करना इसके लिए जरूरी रहेगा, एंड अपसाइड पे रेजिस्टेंस तो काफी दूर है। सो अपसाइड में 1950 2000 तक का रास्ता मीडियम टर्म में तय होता हुआ नजर आ सकता है। गाबा सर, पेटीएम ने पेपे को बेच दिया। आप पेटीएम का चार्ट खोलो, मैं खबर सुना के आता हूं। हर्षदा क्या अपडेट्स है? पेटीएम की जो सब्सिडरी है सिंगापुर में, वो लगभग 5% तक का स्टेक होल्ड कर रही थी पेपे में स्टॉक एक्विजिशन राइट्स के जरिए। अब ये बहुत साल पहले करार हुआ था कि वो पेपे के लिए भी दरअसल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा था पेटीएम, और जब सॉफ्टबैंक ने पेपे में इन्वेस्ट किया था तब ये इनके हाथ स्टॉक एक्विजिशन राइट्स भी लगे थे। अब कंपनी ने वो स्टॉक एक्विजिशन राइट्स बेच दिए हैं। लगभग 2364 करोड़ कंपनी के हाथ लगते हुए दिखाई देंगे। कंपनी ने स्पेसिफिकली कहा है कि प्रोसीड्स ऑफ द सेल बेसिकली इनकी कंसोलिडेटेड कैश रिजर्व्स में जुड़ती हुई दिखाई देगी। अब ध्यान रखिएगा, कंपनी के पास इस समय करीब करीब 10,000 करोड़ के कैश रिजर्व्स हैं, और उसमें और ये 2364 करोड़ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। उस लिहाज से कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है। होपफुली ये पैसा आगे कंपनी आगे अपने ग्रोथ कैपिटल में लगाती हुई दिखाई देगी। तो ये एक डेवलपमेंट पेटीएम की तरफ से आती हुई खबर अच्छी है। और स्टॉक हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, कहाँ वो 300 साढ़े 300 ऑड लेवल से क्या मल्टी बैगर रिटर्न्स देके खड़ा हुआ है, और बढ़िया ट्रेंडिंग मूव्स। देखिए जरा चार्ट साल भर का चले जा रहा है। किसी भी वक्त शायद वो 4 डिजिट की कर रहा है तैयारी, वापस 4 डिजिट पे लौटने की। गाबा सर, पेटीएम कैसा लग रहा है? अभी भी तेजी करने का मन बनाओगे या हो चुका जो होना था? मेरे ख्याल से 1000 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, एक इसका नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो दूसरा है, जो मूव शुरू हुआ है करीब 400 के आसपास से 1000, ये बहुत बढ़िया अपमूव मिला, लगातार चल रहा है। ये करीब 7 महीने से या 8 महीने से एक अपमूव मिला है। तो जगह तो यहाँ पर है थकने की। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा डिप मिलना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 800 के आसपास है, अगर वहां मिलता है तो बहुत अच्छी जगह हो जाती है खरीदना की फॉर अ फ्रेश अपमूव, जो कि इस बार 1000 ले जाए। लेकिन यहाँ पर 1000 पार करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे। हाँ, ताकि वो देखा जाए तो ट्रेंड इंटैक्ट है, लेकिन एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 950 का। फिर थोड़े 10, 15, 20 रुपए के लिए आप 30 रुपए के लिए ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉशन पेटीएम पर। थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले भी वहीं जाके आसपास ठंडा पड़ा था, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल अपसाइड उस साइकोलॉजिकल पड़ाव के चले अभी नज़र नहीं आ रहे। तो आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए, हो सकता है 20-30 रुपये अभी भी अपसाइड डिलीवर कर दे। महिंद्रा एंड महिंद्रा और इंटेग्रल एविएशन दोनों रेडार पे रखते हैं। M&M का चार्ट, ये M&M और महिंद्रा की बात करेंगे मयूरेश से। चार्ट में ऐसा कुछ नहीं है। हर्षदा क्या अपडेट्स?
आपको याद होगा पिछले हफ्ते जब वो 6E का विवाद छिड़ा था, जब इंडिगो ने कहा था कि ये हमारा राइट है, इसे आप यूज़ नहीं कर सकते, तो फाइनली ये मामला कोर्ट में जाएगा, ये कंपनी ने कह दिया है। लेकिन जब तक ये कोर्ट में मामला सुलझ नहीं जाता है, कंपनी कह रही है हम हमारी नई गाड़ी BE6E को BE6 के नाम से मार्केट करने वाले हैं। हालांकि कंपनी ने ये भी साफ कहा है कि हम कैपिटल E 6 एंड स्मॉल E हैं, लेकिन इंडिगो 6 और बिग E है और हम बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज में हैं, तो इससे कुछ दिक्कत आनी नहीं चाहिए। लेकिन फाइनली देखेंगे कि कोर्ट क्या डिसाइड करता है। आज दिल्ली और कोर्ट में सुनवाई की शुरुआत होगी भाई, देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे महिंद्रा का पॉइंट सही है, टाटा ने भी तो इंडिगो मांगा था, हमारा ब्रांड है, वो कैसे एयरलाइन उतार ली उस नाम से। खैर देखते हैं क्या निकलता है। लेकिन 6E के पीछे दो बड़े कॉर्पोरेट्स पड़े हुए हैं। एक और ब्रोकरेज लेकर आता हूं, टाटा पावर। फ्राइडे को आए थे वो बढ़िया से अपडेट्स एग्रेसिव केपेक्स के। ब्रोकरेजेस ने कैसे लिया है, क्या लग रहा है स्टॉक, कंचन बताएंगे। और स्टॉक पे फिर चलेंगे अपन सचिन के पास। कंचन क्या अपडेट्स? जी, बहुत स्वीट एंड सिंपल सी कमेंट्री यहाँ पे सामने आई है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि खरीदारी कर लीजिए, टारगेट्स इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं, यानी कि 12 से 15% ही अपसाइड देखने को मिल सकता है। नई टारगेट है 509 रुपये के। मैनेजमेंट ने कहा है कि फिस्कल ईयर 30 तक जो एबिटा है और पैट है वहाँ उसे डबल करने का विजन है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी इस टाइम पर नज़र आ रहा है। साथ ही साथ फिस्कल ईयर 30 तक पैट में जो रिन्यूएबल का कंट्रीब्यूशन है वो 50% तक बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही है। कन्वेंशनल जनरेशन और साथ में कोल जनरेशन जो है वो फिस्कल ईयर 30 तक घट के 11% से भी कम का रह जाएगा, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। अब सबसे मेन पॉइंट, अगले 5 सालों में जो केपेक्स है वो 1.6 लाख करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है, जो कि पिछले 5 साल को कंपेयर करें तो वहां से 3x है। तो सबसे ज्यादा फोकस केपेक्स में, जिसके चलते लक्ष्य बढ़ा दिए गए हैं। और क्विकली चार्ट्स कैसे, सचिन क्या करना चाहिए टाटा पावर पे? जी, डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को पिछले हफ्ते में ही ये रिकमेंडेशन दी है। मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इसका काफी सुधर गया है। एक 7 महीने की जो कंसोलिडेशन रेंज थी वो कहीं जाकर मैच्योर हो चुकी है एंड वेल पोजीशनड है स्टॉक 540 से लेके 580 के लेवल्स दिखाने के लिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी हेल्दी है, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वीकली चार्ट्स पे। एक बेस काफी कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आ रहा है 380 390 जोन के आसपास। जिस तरीके से इसके वीकली RSI पे एक पॉजिटिव क्रॉस हो रहा है, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले होगा। तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। 390 का हमने स्टॉप लॉस दिया है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, 540 एंड 580 के टारगेट्स के लिए। अर्षदा क्विकली बाकी के स्टॉक्स न्यूज कौन कौन से? दूसरे काउंटर्स जो आज रेडार पर रहेंगे आशीष, पहले तो वोडाफोन आइडिया ध्यान रखिएगा, आज वो बोर्ड बैठक है फंड रेज को लेकर, वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। सीएट ने दरअसल एक हाईवे टायर्स एंड ट्रैक्स के बिजनेस को अक्वायर किया है मिशेलिन से। $225 मिलियन में एक्विजिशन हो रहा है। कैम्सो एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, टायर और ट्रैक्स ये कंपनी बनाती है। मेजर मार्केट्स EU, नॉर्थ अमेरिका, आफ्टर मार्केट में अच्छा खासा दबदबा है। वेल्सपन कॉर्पोरेशन के हाथ 2 और ऑर्डर्स लग रहे हैं US से, बेसिकली एच और FIW पाइप्स के लिए। कंपनी कह रही इन ऑर्डर्स के जुड़ने के बाद 7,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स इनके हाथ Q5 में लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। NLC इंडिया सक्सेसफुल बिडर के तौर पर उभर कर आया है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल की जो पत्रपारा साउथ कोल माइन है उड़ीसा में, वो इन्होंने जीती है। JSW एनर्जी NTPC से ऑर्डर्स मिले और साथ ही एक माइन इन्होंने कमीशन कर दी है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का पहला सौदा।